हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम दो प्लांट हार्मोन स्टडी कर चुके हैं। पहला था ऑक्सिन और दूसरा है जिबरेलिन। प्लांट हार्मोन पीजीआर जिसे हम कहते हैं, इसमें मैंने कुछ और नाम भी बताए थे। ऑक्सिन और जिबरेलिन के बाद अगला जो हार्मोन मिलता है वो है साइटोकाइनिन। आपको याद होगा जब आप कोशिका पढ़ते हैं और विशेष रूप से कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन में दो शब्द आते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसी शब्द साइटोकाइनेसिस से इस हार्मोन का नाम पड़ा है साइटोकाइनिन। तो मतलब साफ है कि कहीं न कहीं यह हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। एक्चुअली इसकी खोज भी बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से हुई थी। वैज्ञानिक स्कूप और उनके सहयोगी ये तंबाकू के पौधे के संवर्धन पर काम कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि तंबाकू के पौधे को संवर्धन माध्यम पर परख नली में उगाया जाए। इनके साथ समस्या ये थी कि तंबाकू, देखिए, कभी भी पौधा जब बनता है तो पहले एक ढीली ढाली कोशिकाओं का अविभेदित मांस बनता है जिसको हम कैलस कहते हैं। संवर्धन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कैलस बनता है, कोशिका विभाजन करके एक मांस बनाती, कैलस कहते हैं। फिर इससे जड़ तना पत्ती का विभेदन होता है। तो इन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन ये तंबाकू का कैलस नहीं बना पा रहे थे। अब जो कैलस नहीं बनेगा तो पौधा कैसे बनेगा? तो इन्होंने क्या माध्यम में अलग अलग चीजें मिला करके ये कोशिश करी जानने की, देखने की कि कैसे उगाया जाए। तो उन्होंने देखा कि तंबाकू का कैलस ज्यादा अच्छे से वृद्धि तब करता है जब उसके संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन तो ज्ञात था तो ऑक्सिन तो मिलाते ही थे, ऑक्सिन भी वृद्धि करवाता है, लेकिन उसके साथ साथ नारियल का पानी, ईस्ट की कोशिकाएं या उनसे प्राप्त डीएनए, इस तरह की कुछ चीजें मिलाई तो उन्होंने देखा कि कैलस बड़ी अच्छी वृद्धि कर जाता है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि नारियल पानी, ईस्ट के डीएनए या इनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसी चीज है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रही है और फटाफट सेल डिवीजन हो रहा है। ये शुरुआत थी इस हार्मोन की बारे में जानने की, ठीक है। स्कूप और उनके सहयोगियों ने पाया कि तंबाकू का कैलस, मतलब कैलस कौन, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, कैलस तभी वृद्धि करता है जब संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन के साथ साथ नारियल पानी या ईस्ट से निकाला गया डीएनए मिलाया जाता है। तो नारियल पानी और ईस्ट से प्राप्त किए गए डीएनए को जब ऑक्सिन के साथ मिलाते हैं तो कैलस वृद्धि करता है और अच्छे से वृद्धि करता है। कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक मिलर एटॉल मतलब मिलर और उनके सहयोगी, एटॉल का मतलब सहयोगी होता है, ग्रीक शब्द। मिलर और उनके सहयोगी ने साइटोकाइनिन को ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से के अपघटित उत्पाद से खोजा। मिलर और उनके सहयोगियों ने हेरिंग स्पर्म्स का जो डीएनए है, हेरिंग जीव का नाम है, ठीक है, हेरिंग स्पर्म के डीएनए के अपघटन से जो उत्पाद बना उसमें से उन्होंने एक पदार्थ खोजा और ये पदार्थ तीव्र गति से कोशिका विभाजन करवाता है, साइटोकाइनेसिस करवाता है। एक अपघटित उत्पाद खोजा जो कि एक शक्तिशाली साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन प्रेरित करने वाला प्रभाव रखता है। इन्होंने हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से एक ऐसा पदार्थ खोजा जो बहुत तीव्र गति से कोशिका विभाजन करता था, ठीक है। उन्होंने इसका नाम दिया काइनेटिन। इसे काइनेटिन कहा गया। रासायनिक रूप से ये फ्यूरफुराइल अमीनोप्यूरिन था और ये एक संश्लेषित उत्पाद है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। मतलब साइटोकाइनिन नाम जो है ये तो बाद में आया है, पहले काइनेटिन नाम से ही खोजा गया। आप देखिए इन दोनों कार्यों में एक चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये डीएनए और डीएनए के अपघटन से बने हुए उत्पादों से प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली ये प्यूरिन है, प्यूरिन डेरिवेटिव है, फ्यूरफुराइल अमीनोप्यूरिन। और दोनों ही केस में देखा गया, यहाँ भी नारियल पानी और ईस्ट से निकाला गया डीएनए जब मिलाया है वही उसके अपघटन से मिलाया, उससे अच्छा वृद्धि हुआ। तो यहाँ मिलर ने भी यही देखा है कि हेरिंग स्पर्म के डीएनए का अपघटित उत्पाद जो है वो कोशिका विभाजन को तीव्र कर रहा है। इस उत्पाद का उन्होंने नाम दिया काइनेटिन, ठीक है। ये फ्यूरफुराइल अमीनोप्यूरिन था जो डीएनए के जो प्यूरिन डेरिवेटिव से बनता है। हालांकि काइनेटिन को एज सच पौधों में नहीं प्राप्त किया गया। बाद में पौधों में जो हार्मोन मिला वो काइनेटिन से मिलता जुलता था, तो इन्होंने तो इसका नाम क्या दिया, काइनेटिन। तो यहाँ आप देखिए दोनों ही केस में एक बात साफ हो रही है कि ये कोशिका विभाजन प्रेरित कर रहा है और डीएनए या डीएनए के अपघटन से बने हुए उत्पाद है ये जो प्यूरिन डेरिवेटिव है वास्तव में, ठीक है। अब उसके बाद में पहला प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो कि पौधों से निकाला गया, साइटोकाइनिन मक्के के दाने से प्राप्त किया गया, कर्नल या मक्के के दाने से प्राप्त किया गया और इसे नाम दिया गया ज़िएटीन, ठीक है।
तो पहला जो नेचुरल साइटोकाइनिन था वो ज़िएटीन था। काइनेटिन जो था वो पौधों में नहीं मिला, लेकिन काइनेटिक का प्रभाव बिल्कुल वही है साइटोकाइनिन वाला ही। वो संश्लेषित उत्पाद था। ये नेचुरल उत्पाद है जो मक्का के दाने से मिला। बाद में इसे नारियल पानी से भी प्राप्त किया गया, और इसीलिए हमने देखा है कि आज भी संवर्धन माध्यम में जब नारियल पानी मिलाते हैं या ये ज़िएटीन या ये चीज़ें मिलाते हैं तो कोशिका विभाजन बहुत तीव्र होता है और अच्छे से कैलस बन जाता है। तो विभाजन प्रेरित करते हैं, ठीक है, नारियल पानी से भी प्राप्त किया गया। पौधों में देखिए साइटोकाइनिन उन जगहों पर पाए जाते हैं, जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है। पौधों में भी देखा गया कि साइटोकाइनिन हमेशा उन जगहों पर मिले जहाँ बहुत जल्दी जल्दी विभाजन हो रहा है, जैसे कि जड़ शीर्ष, विकसित हो रही तने की कलिकाएं, तरुण फल, ठीक है। तो जहाँ विभज्योतक कोशिकाएं हैं, जहाँ लगातार विभाजन हो रहा है, जड़ों का शीर्ष हो सकता है, परोह शीर्ष भी हो सकता है, कलिकाओं के अंदर भी विभज्योतक है, फल जो बन रहा है तरुण फल, उनमें भी अच्छी खासी वृद्धि होती है। तो जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र हो रहा है वहाँ हमें पौधों के अंदर साइटोकाइनिन मिलेगा, ठीक है। तो साइटोकाइनिन के ही डिफरेंट फॉर्म है, काइनेटिन, ज़िएटीन। तो काइनेटिन लेकिन पौधों में नहीं मिला, ये कृत्रिम संश्लेषित उत्पाद था। ज़िएटीन मक्का के पौधे से प्राप्त हुआ था, बाद में नारियल पानी से भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये एक्चुअली साइटोकाइनिन की खोज किस तरह से हुई, कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली। साइटोकाइनिन रासायनिक रूप से रूपांतरित प्यूरिन है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डीएनए के अपघटित उत्पाद से प्राप्त हो रहा, मतलब ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। तो रासायनिक नेचर अगर देखें तो साइटोकाइनिन मॉडिफाइड प्यूरिन है, रूपांतरित प्यूरिन है, जो टीआरएनए के व्युत्पन्न से बना है, ठीक है। टीआरएनए के व्युत्पन्न से शुरुआत में वो डीएनए के अपघटन से प्राप्त हुआ, तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्यूरिन तो दोनों में ही है, ठीक है। तो ये और स्पष्ट रूप से बाद में पता चलता है कि टीआरएनए के व्युत्पन्न से बना है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, एक ज़िएटीन का रासायनिक नाम क्या है, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, जिसे BAP भी कहते हैं। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन ज़िएटीन का ही केमिकल नाम है कि ये बेंजाइल अमीनोप्यूरिन है जो मक्का से प्राप्त हुआ था, ज़िएटीन, जो कि बहुत अच्छा एक साइटोकाइनिन है, मतलब ये मॉडिफाइड प्यूरिन है। इसके अलावा आइसोपेंटाइल एडिनिन, IPA, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, आइसोपेंटाइल एडिनिन, ये सब प्यूरिन डेरिवेटिव हैं और ये अलग अलग तरह के साइटोकाइनिन हैं। सबसे मुख्य तो यहाँ पर ज़िएटीन है जो मक्का से मिला। तो साइटोकाइनिन कैसे खोजा गया, क्या इसका नेचर है, कुल मिलाकर ये डीएनए आरएनए में उपस्थित प्यूरिन के डेरिवेटिव्स हैं और कोशिका विभाजन को तीव्र गति से प्रेरित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इनके कार्यों पर आते हैं। साइटोकाइनिन के कार्य, अब सीधी सी बात है, कोशिका विभाजन प्रेरित कर रहा है तो उसी से संबंधित काम होंगे। सबसे पहला काम तो पत्तियों और तनों की वृद्धि। ये पत्तियों में हरित लवक एवं नई पत्तियों के उत्पादन में मदद करता है। पत्तियों में हरित लवक की मात्रा बढ़ाता है, और साथ में नई पत्तियों के निर्माण में मदद करेगा। विभाजन में मदद कर रहा है तो नए अंगों के निर्माण में मदद करेगा, ठीक है। पार्श्वी तने की वृद्धि एवं अपस्थानिक तने के निर्माण को भी प्रेरित करता है, ठीक है। पार्श्वी तना का मतलब क्या हुआ, जो साइड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं पार्श्व स्तर पर, ये उन शाखाओं और पार्श्व तने की वृद्धि में भी मदद करता है, अपस्थानिक तने के निर्माण में भी वृद्धि करता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये तने पत्तियों के निर्माण और नई अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य और है जिस पर बार बार क्वेश्चन आता है, वो है शिखाग्र प्रधानिता का प्रतिरोध। अब इस काम में साइटोकाइनिन ऑक्सिन का विपरीत है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन में एक कार्य विपरीत चलता है। ऑक्सिन शिखाग्र प्रधानियता प्रेरित करता है। ऑक्सिन की वजह से जो शीर्ष कलिका है वो प्रभावी रहती है और पौधा इसलिए लंबाई में बढ़ता है। पार्श्व कलिकाएं ज्यादा विकसित नहीं होती, इसलिए पौधे की लंबाई ज्यादा बढ़ती है। वो शिखाग्र प्रधानिता, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो ऑक्सिन तो उसको प्रेरित करता है, बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन शीर्ष कलिका के प्रभाव को कम करता है, यानी कि ऑक्सिन से विपरीत काम करता है। तो एक कार्य ऐसा जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अपोजिट चलते हैं। बाकी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत सारे काम मिलते जुलते करते हैं, वो भी कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, ये भी करता है, लेकिन शिखाग्र प्रधानिता का ये प्रतिरोध करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र कलिका की उपस्थिति के बावजूद पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि प्रेरित करता है, जो मैंने इधर भी लिखा था, पार्श्व तना यानी कि शाखाओं की वृद्धि। तो ये पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। भले शीर्ष कलिका है लेकिन फिर भी ये साइड की जो लेटरल बर्ड्स होती उनको प्रेरित करता है, उनके निर्माण को। साइटोकाइनिन की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं में जल एवं खनिज की आपूर्ति बढ़ जाती है।
सप्लाई बढ़ जाती है, इसमें जल और खनिज की आपूर्ति बढ़ जाती है साइटोकाइनिन की वजह से इन कलिकाओं में, और इसलिए शीर्ष कलिका की उपस्थिति के बावजूद पार्श्व कलिकाएं वृद्धि करेंगी। पार्श्व कलिकाओं में जल खनिज तत्व पहुंचाया जाएगा और उनमें विभाजन प्रेरित हो जाएगा, और ये पार्श्व कलिकाएं ये लेटरल ब्रांचेस शाखाएं निकलती हैं। तो एपिकल बड शीर्ष कलिका के बावजूद भी ये पार्श्व कलिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, इनकी शीर्ष कलिका की प्रभाविता को कम करता है। तो इस कार्य में ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन से विपरीत है, ये बार बार पूछा जाता है। वो शिखाग्र प्रधानिता प्रेरित करता है ऑक्सीजन, तो ये शिखाग्र प्रधानिता का प्रतिरोध करता है, संदमित करता है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य ये ध्यान रखना है, बाकी खैर विभाजन तो कर ही रहा है। एक और चीज, जीर्णता में विलंब, यानी कि पौधों में आसानी से एजिंग नहीं होने देता, बुढ़ापा नहीं आने देता। जीर्णता मतलब एक तरह से बुढ़ापा आना, और ये कार्य ऑक्सीजन से मिलता जुलता है इसका। ठीक है, साइटोकाइनिन प्रोटीन संश्लेषण एवं तत्वों के उपापचय को नियंत्रित करके पत्तियों और अन्य अंगों की जीर्णता को विलंबित करता है। इसे रिचमंड लैंग प्रभाव भी कहते हैं। साइटोकाइनिन प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, ठीक है, उपापचय को बढ़ाता है, और इन सब चीजों से पत्तियों में और तने के विभिन्न अंगों में जो जीर्णता आती है, जो एजिंग आ रही है, जो बूढ़ी होती जा रही है, उसको धीरे कर देता है और जीर्णता को विलंबित कर देता है। ये एक वैज्ञानिक के नाम से दिया गया, इसे कहा जाता है रिचमंड लैंग प्रभाव। तो ये एक तरह से जीर्णता, एजिंग के काम को सनेसेंस कहते हैं, जिसको जीर्णता को धीरे कर देता है और पत्तियों की या पादप के अंगों की लाइफ बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद में कोशिका विभाजन, ये एक और इसका मुख्य कार्य जो मैं बार बार कह रहा हूँ। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन में जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, साइटोकाइनेसिस के लिए साइटोकाइनिन चाहिए, तो मतलब पूरे सेल डिवीजन को ये प्रेरित करता है। ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन, देखिए ऑक्सीजन भी और साइटोकाइनिन दोनों मिलके काम करेंगे, इस काम में दोनों मिलके करते हैं, और शिखाग्र प्रवणता में एक दूसरे के विपरीत है, अलग अलग चीज है। ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन स्थायी कोशिकाओं में भी विभाजन पैदा कर देते हैं। मैंने आपको विभेदन बताया था कि विभेदन के बाद कोशिकाएं परमानेंट हो जाती, स्थायी हो जाती, परिपक्व हो जाती। बट कभी कभी हम इन स्थायी कोशिकाओं का पुनः विभाजन प्रेरित करा सकते हैं, जिसे हम कई बार डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, निर्विभेदन, विभेदन। ठीक है, तो उसमें यह हार्मोन मदद करते हैं। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन परिपक्व स्थायी कोशिकाओं में भी विभाजन प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हार्मोन कैलस जो होता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह में भी कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। और इसीलिए हम देखिए, जब उत्तक संवर्धन भी कर रहे हैं, परक नलियों में जब पौधे उगा रहे हैं, तब भी कैलस निर्माण और कोशिका विभाजन प्रेरित करने के लिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों मिलाए जाते हैं। और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ये कार्य तो मिलकर करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये हार्मोन जो है कटे हुए तने, सब्जियां, फूलों, इनको भी लंबे समय तक ताज़ा और अच्छा बनाए रखने में काम आता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के इसके उपयोग हैं। ठीक है, मेनली तो मैं आपको दो उपयोग कहूँगा। पहली चीज, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इस कार्य में ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। दूसरी चीज है एपिकल डोमिनेंस, शिखाग्र प्रधानिता का प्रतिरोध करता है और इस काम में ये ऑक्सीजन के विपरीत चलता है। मतलब एक काम ऑक्सीजन के साथ मिलके कर रहा है और एक काम ऑक्सीजन के विपरीत कर रहा है। बाकी तो सब मिलते जुलते कार्य हैं। हाँ, जीर्णता को विलंबित करता है, एक कार्य हम ये ले सकते हैं कि सनेसेंस डिले कर देता है। ठीक है, बाकी कोशिका विभाजन की वजह से अंगों का निर्माण और वृद्धि, विकास, इनमें तो मदद करना ही करना है। ठीक है, तो एक तो सेल डिवीजन, तीन चीजें ध्यान रख लीजिएगा, एपिकल डोमिनेंस का प्रतिरोध, जीर्णता में विलंब और सेल डिवीजन में वृद्धि या सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। ये तीन चार इसके मुख्य कार्य इसके ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें उपयोग की, तो अब हम साइटोकाइनिन का उपयोग भी कर सकते हैं। हम आजकल कृत्रिम रूप से जानते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो संवर्धन माध्यम में, जीर्णता को समाप्त करने में करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि कई बार पत्तियां जो है अब पुरानी पड़ चुकी है, गिरने वाली हैं, अब उनमें जीर्णता आने वाली है, तो हम साइटोकाइनिन को छिड़काव करके इन पत्तियों की लंबाई आयु बढ़ा सकते हैं, जीर्णता समाप्त कर सकते हैं, देरी से कर सकते हैं। साइटोकाइनिन का पत्तियां एवं पादप के अन्य भागों में जीर्णता विलंबन के लिए उपयोग होता रहता है। यह कार्य एग्रीकल्चर में किया जाता है। अगर हमें पौधे को लंबे समय तक रखना है, उनकी पत्तियों को गिरने नहीं देना है, तो उनमें जो जीर्णता आ रही है उसको समाप्त करना पड़ेगा और उसके लिए साइटोकाइनिन उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन का सबसे बड़ा उपयोग होता है उत्तक संवर्धन में। जब टिश्यू कल्चर करते हैं
पौधे के एक जरा सा छोटा सा हिस्सा हमने माध्यम पर रखा और कोशिका विभाजन होकर के कैलस बनता है। संवर्धन माध्यम का संवर्धन का तरीका ध्यान रखिए। परक नली में पौधे कैसे बनते हैं, पौधे का एक छोटा सा हिस्सा काट के ला करके माध्यम पर रखा जाता है, माध्यम से वहाँ कोशिकाएं पोषण लेकर के विभाजन करती है। उस दौरान माध्यम के अंदर ये हार्मोन रखे जाते हैं, ठीक है। ये विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बनता है, अविभेदित कोशिकाओं के इस समूह को क्या बोलते हैं, कैलस। उसके बाद इनके हार्मोन की सांद्रताओं को बदलते हैं, जिससे उन कैलस की कोशिकाओं से जड़, तना, पत्ती आदि का विभेदन होता है और पूरा पौधा बनता हुआ दिखता है। ये टिश्यू कल्चर का पूरा कार्य जो हमें 12th के सिलेबस में भी आगे टिश्यू कल्चर में मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया ध्यान रखिएगा। अब जब उत्तक संवर्धन करते हैं तो ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकाइनिन भी आवश्यक है। मैंने कहा ना दोनों हार्मोन चाहिए होते हैं, क्योंकि ये कोशिका विभाजन एवं अंग विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन मिलकर काम करते हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेंगे, पौधों को विभिन्न अंग बनाने को भी प्रेरित करेंगे। अच्छा, संवर्धन माध्यम में इनकी सांद्रता कितनी रखी है, इसके आधार पर आगे का विकास तय होगा। जैसे अगर मान लो संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सांद्रता बराबर रखी जाती है, तो ये केवल कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं और कैलस निर्माण करेंगे, कैलस में वृद्धि करेंगे। याद रखना ये चीज। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर है तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करेंगे और कोशिका विभाजन प्रेरित होगा तो कैलस बनेगा। अब अगर हमें कैलस से तना और जड़ बनाना है तो अब इनका हार्मोन का सांद्रता बदलनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि ऑक्सिन जो होता है वो जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, तो ऑक्सिन की सांद्रता अगर अधिक है, ठीक है, और साइटोकाइनिन की सांद्रता कम है, ये मोर देन का साइन लगा है, मतलब ऑक्सिन की सांद्रता साइटोकाइनिन की सांद्रता से ज्यादा है, तो ऐसे में जड़ प्रारंभन होगा। मैंने आपको ऑक्सिन में बताया था कि ऑक्सिन मूल निर्माण को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन नहीं करता। तो जब हम दोनों की सांद्रता बराबर रखेंगे तो खाली कोशिका विभाजन होगा। ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम रखेंगे तो उन कोशिकाओं से जड़ें विकसित होना शुरू होंगी। उसके बाद उल्टा कर देते हैं, साइटोकाइनिन की सांद्रता ज्यादा ऑक्सिन की कम कर देंगे तो शूट यानी परोह बनेगा, तना और पत्तियां ये बनेगी। तो बारी बारी से काम करते हैं। पहले जब तक हमें कैलस बनाना होता है तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर रख के कैलस बना लेते हैं। फिर उस कैलस को एक नए माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जहां पर ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम, तो उससे जड़ निर्माण होने लगता है। फिर उससे एक और माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जहां ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा, तो उससे फिर तने बनने लगते हैं। तो ये अंग जनन है, पौधों के विभिन्न अंगों का विकास हो रहा है और इस तरह से हमें टिश्यू कल्चर के अंदर पूरा पौधा विकसित होता हुआ दिख सकता है। तो ये संवर्धन में, उत्तक संवर्धन, पौधों के संवर्धन माध्यम पर निर्माण में ये काफी मदद करता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक बहुत आधारभूत और बहुत आसान सा हार्मोन है। नाम ही इसका साइटोकाइनेसिस से रखा है, यानी कि कोशिका विभाजन। कैसे क्या खोजा गया, एक दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे। कुल मिलाकर डीएनए आरएनए में उपस्थित प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। और इसका जो नेचुरल नाम है वो जिएटीन है, एक तो जिएटीन है, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बाकी इसके अलावा इसे काइनेटीन भी कहा गया था। इसके इफेक्ट में ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अंगों के निर्माण को प्रेरित करेगा, साथ में ये एपिकल डोमिनेंस को कम करता है और ऑक्सिन से विपरीत कार्य करता है। फिर कोशिका विभाजन को प्रेरित करने में ये ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है और ये जीर्णता को भी विलंबित करता है। इनके इन्हीं लक्षणों को हम यूज करते हैं और टिश्यू कल्चर के अंदर भी पौधे विकसित करने में, कैलस विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता है, जीर्णता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस हार्मोन की खोज कैसे हुई, क्या इसका नेचर है और मुख्य रूप से इसके क्या कार्य हैं, कार्य ही हमसे पूछे जाते हैं। तो दो तीन मुख्य कार्य इसके ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिन के साथ ज्यादातर ये मिलकर काम करता है, एक कार्य में ये ऑक्सिन से विपरीत चलता है, ठीक है। साइटोकाइनिन के बाद में अगला हार्मोन लेते हैं इथाइलिन। साइटोकाइनिन जो था, जैसा कि उसका नाम है, वो साइटोकाइनेसिस का मुख्य कार्य करता, मतलब कोशिका विभाजन, और कुछ हमने उसके दूसरे भी कार्य बताए ना। उसके बाद में अगला जो हार्मोन आता है वो है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन की अगर बात करें तो ये पौधों का गैसीय हार्मोन है और जिस हार्मोन को सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में कृत्रिम रूप से काम में लेते हैं वो इथाइलिन है। ये छोटे छोटे कई सारे काम करता है और बड़ा ही यूजफुल हार्मोन है इथाइलिन। इसकी खोज कैसे हुई, ये भी खोज भी देखिए कैसे हुई। पके हुए फलों में ही इसकी खोज हुई और इसका जो सबसे मुख्य कार्य है वो फल पकने का ही कार्य है। इथाइलिन जो है ये एक गैसीय हार्मोन है, जैसा कि मैंने बताया। खोज जो है कजिन नाम के वैज्ञानिक द्वारा की गई और उन्होंने भी क्या देखा कि उन्होंने देखा कि जब पके हुए संतरे के साथ उन्होंने कुछ कच्चे केले रखे थे तो
1-2 दिन में वो केले भी पक गए। संतरे तो पके हुए थे ही, उनके साथ में कच्चे केले रखने पर उन्होंने देखा कि केले भी आराम से और जल्दी ही पक गए। तब उन्होंने महसूस किया कि संभवतः इन पके हुए संतरों में से कुछ पदार्थ निकला वाष्प के रूप में जैसे भी, और उसने इन केलों को भी पका दिया, और वही जो गैसीय रूप में जो पदार्थ निकला उसी को बाद में इथाइलिन कहा गया। तो ये बड़ा ही उपयोगी और बड़ा ही काम का हार्मोन है। कजिन द्वारा देखा गया कि पके हुए संतरे एक वाष्पशील पदार्थ मुक्त करते हैं जो पास में रखे हुए कच्चे केलों को भी जल्दी ही पका देते हैं, और यही वाष्पशील पदार्थ इथाइलिन के नाम से जाना गया। तो इस तरह से इथाइलिन की खोज हुई, और अक्सर ये पके हुए फलों द्वारा मुक्त किया जाता है, और गैसीय हार्मोन ही गैस के रूप में रिलीज होता है, और उससे दूसरे फल भी उसके प्रभाव में आने पर जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, मतलब इथाइलिन नाम से हमें एक चीज समझ में आ जाए, इस फल के पकने का कार्य जल्दी होता है। ये पकने, इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये पौधों के लगभग सभी भागों में बनता है, बनने में लगभग सभी भागों में बन सकता है, जैसे जड़, पत्तियां, फूल, फल, बीज इत्यादि में संश्लेषित होता है, और अधिकांशतः संश्लेषण फलों के पकने के दौरान और जीर्णता के समय उत्तकों में होता है। जब फल पक रहे होते हैं पौधों में उस समय इथाइलिन का सबसे ज्यादा निर्माण होता है। इसके अलावा जीर्णता के समय जो जिन भी उत्तकों में जीर्णता आ रही है वो गिरने वाले हैं, सनेसेंस जिसमें हो रहा है। ठीक है, हम बार बार जो जीर्णता कह रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि पादप के अंगों की आयु पूरी होना, एक तरह से उनमें बुढ़ापा आ गया, उनमें आयु पूरी होने के बाद वो गिरने वाले हैं। ठीक है, तो उम्र बढ़ना ये है जीर्णता, और गिर के अलग हो जाने को विल्गन कहते हैं, एब्सिशन। ठीक है, तो ये फलों के पकने के दौरान और जीर्णता के दौरान सबसे ज्यादा इसका निर्माण होता है। ये किस पदार्थ से बनता है, तो पौधों में ये मिथ्योनिन नाम के पदार्थ से बनता है, ये इसका प्रिकर्सर कह सकते हो, जिससे कि इसका निर्माण होता है। परिवहन की जहाँ तक बात है तो पौधों में इथाइलिन का परिवहन विसरण द्वारा होता है, गैसीय हार्मोन विसरण के द्वारा ही परिवहन हो जाता है। तो इथाइलिन की खोज के रिगार्डिंग ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इथाइलिन की खोज कजिन नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने देखा कि पके हुए संतरे एक वाष्पशील पदार्थ मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से आसपास रखे हुए कच्चे केले भी पक जाते हैं। ठीक है, पके हुए इस वाष्पशील पदार्थ को बाद में इथाइलिन कहा गया, जो वैसे तो पौधे के लगभग सभी भागों में बन जाता है, लेकिन फलों के पकने के समय सर्वाधिक बनता है। मिथ्योनिन इसका प्रिकर्सर है, विसरण से ही ये पौधों में परिवहन हो जाता है। अब मुख्य बात है इसके कार्य, कि आखिर कौन कौन से कार्यों में इथाइलिन का इफेक्ट है, तो इसके भी जरा हम कार्यात्मक प्रभाव देखें। तो इथाइलिन का कार्यात्मक प्रभाव अनुप्रस्थ या क्षैतिज वृद्धि। ठीक है, मतलब एक वैज्ञानिक ने इनके लिए कहा था कि भाई ये जो है 3 रेस्पॉन्स एक साथ देते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स। मतलब ये क्या करते हैं, पौधे में एक तो शीर्ष पर एक हुक जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको एपिकल हुक कहते हैं, पौधे के शीर्ष पर एक हुक जैसी संरचना। दूसरा, ये पौधे को लंबाई में बढ़ाने की बजाय चौड़ाई में बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ या क्षैतिज वृद्धि। साइटोकाइनिन अनुदैर्घ्य वृद्धि को रोकता है, लेकिन अंकुरों के अनुप्रस्थ वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है, ये द्विबीजपत्रों में, सॉरी ये साइटोकाइनिन नहीं है, ये यहाँ पर आएगा इथाइलिन। इथाइलिन जो है अनुदैर्घ्य वृद्धि को, लंबाई को रोकता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है, यह द्विबीजपत्री अंकुरों में एपिकल हुक का निर्माण करता है, अक्ष के फूलने, जिसके कारण तना फूला हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, एक तो ये जब पौधा द्विबीजपत्री बीज अंकुरण हुआ, छोटा सा अंकुर बना, अभी तो सीडलिंग जिसको कहते हैं, उसमें उसके एपिकल शीर्ष पर एक हुक जैसी संरचना बनाता है, ये एपिकल हुक। हालांकि इसका बहुत ज्यादा कोई कार्य देखा नहीं गया, एक हुक जैसी संरचना, साथ में इसका जो एक्सिस है, मतलब तना जो है वो फूलता है, तने के फूलने को प्रेरित करता है, जिससे मोटाई बढ़ती है। तो वही चीज है, अक्ष के फूलने जिसके कारण तना फूला हुआ प्रतीत होता, वही मैंने कहा अनुप्रस्थ वृद्धि को बढ़ाता ही। ठीक है, इस प्रभाव को ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मतलब अगर वृद्धि की बात करें तो इथाइलिन जो है तने की लंबाई बढ़ाने की बजाय चौड़ाई या मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, छोटे छोटे बीज, सीडलिंग जब बीज से निकलता है, ये प्रांकुर या अंकुर कहते हैं जिसको हम, उसमें भी ये एपिकल हुक भी बनाता है, साथ में तने की चौड़ाई मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, क्षैतिज वृद्धि ज्यादातर ये करता है। तो इस पूरे इफेक्ट को ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। दूसरी चीज है जीर्णता। यह पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि पत्ती, फूल में जीर्णता प्रेरित करता है। इथाइलिन हमेशा
जीर्णता प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सिन साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था इथाइलिन हार्मोन पादप वृद्धि प्रेरक में और संदमक में दोनों में रखा जा सकता है। इथाइलिन के कुछ काम ऐसे हैं जो वृद्धि प्रेरक की तरह हैं, वृद्धि बढ़ाते हैं, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो ये संदमक की तरह काम करता है, बल्कि ज़्यादा ये संदमक की तरह काम करता है। और ये पौधों के विभिन्न भागों में जीर्णता प्रेरित करता है। अब जीर्णता प्रेरित होगी मतलब उनकी एजिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, ठीक है। और उसके बाद जब जीर्णता प्रेरित कर रहा तो विलगन भी प्रेरित करेगा। जीर्णता का मतलब तो है आयु बढ़ना, ठीक है, एजिंग होना। और विलगन का मतलब क्या, इथाइलिन विलगन को भी त्वरित करता है, अर्थात पत्तियों फूलों को गिरने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो दोनों चीज है उसकी, ये एब्सिसिक अम्ल एक और जो मैंने बताया था वृद्धि संदमक होता है उससे मिलती जुलती है। तो ये जीर्णता और विलगन को प्रेरित करता है। एक लाइन में अगर ध्यान रखें तो जीर्णता और विलगन को प्रेरित करेगा कौन, इथाइलिन। बाकी तने में अनुप्रस्थ या चौड़ाई बढ़ाता है, एपिकल हुक बनाता है, इस प्रकार के कुछ वृद्धि रिस्पॉन्स इसके हो सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा और जो महत्वपूर्ण काम है उनमें है फलों का पकना। इथाइलिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, फलों का पकना। इस पर बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये राइपनिंग हार्मोन कहलाता है, कच्चे फलों को पका देता है, ठीक है। इथाइलिन एक फल को पकाने वाला कारक है और ये क्लाइमेट्रिक फलों को पकाने में भी मदद करता है। क्लाइमेट्रिक फल क्या है, ये जब आप श्वसन पढ़ते हैं वहां भी आता है। क्लाइमेट्रिक फल ये होता है ऐसे फल जिनमें राइपनिंग के दौरान श्वसन की दर बढ़ जाती है, उनको हम क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और उस श्वसन को क्लाइमेट्रिक श्वसन भी कहते हैं। तो क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिनके बनने के दौरान और पकने के दौरान श्वसन दर में काफी वृद्धि हो जाती है। तो ये उन क्लाइमेट्रिक फलों के पकने में भी मदद करता है। देखो लिख रखा है, क्लाइमेट्रिक फल गूदेदार फल होते हैं जो पकने के समय श्वसन की दर में तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं। ये गूदेदार फल हैं और जब ये पकते हैं तो इनमें श्वसन में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। श्वसन में हुई अचानक तीव्र वृद्धि क्या कहलाती है, श्वसनीय क्लाइमेट्रिक। इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी कहते हैं और इन फलों को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। तो इथाइलिन का मुख्य कार्य फलों को पकाने में मदद करता है। और क्लाइमेट्रिक फल जो होते हैं, जो गूदेदार फल होते हैं जिनमें पकने के दौरान श्वसन तीव्र गति से बढ़ता है, उनको भी पकाने में ये मदद करते हैं इथाइलिन, ठीक है। फल के पकने के अलावा प्रसुप्ति को तोड़ना, डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। ये बीजों में और कलिकाओं की प्रसुप्ति को तोड़ता है। अब देखो यहाँ ये वृद्धि प्रेरक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वो एक तरफ तो क्या कर रहा था, जीर्णता और विलगन बढ़ा रहा था, लेकिन ये प्रसुप्तता तोड़ता। बीज में प्रसुप्तता पाई जाती है, इसलिए बीज कई समय तक सुप्त पड़े रहते हैं, डोरमेंसी होती है। कलिकाओं में डोरमेंसी होती है। तो इथाइलिन बीजों की और कलिकाओं की डोरमेंसी को खत्म करता है और उनमें अंकुरण बढ़ाता है, पैदा करता है। बीज जैसे स्पेशली एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो मूंगफली के बीजों की बात की गई, अंकुरण को प्रारंभ कर देता है। आलू के कंद में भी जो अंकुरण है, आलू का जो कंद होता है, ट्यूबर पोटैटो, उसके अंदर भी कलिकाएं होती हैं। तो ये उन कलिकाओं की भी प्रसुप्त समाप्त करके आलू को भी उगाने में मदद करता है। मूंगफली में अंकुरण पैदा कर देता है। देखिए हमने जो विशिष्ट उदाहरण लिए वो एनसीईआरटी के साथ ही लिए। ये जो भी चीजें हैं आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, लाइन टू लाइन मिलेगी आप। तो जो एनसीईआरटी में एक एक हार्मोन का कार्य अपने को बस वही याद रखना है, ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रसुप्तता तोड़ते हैं। हाँ, एक और अच्छी चीज, गहरे पानी में उपस्थित चावल के पौधों की तने की लंबाई में वृद्धि। यहाँ ये तने की लंबाई बढ़ा रहे चावल के पौधों में। अब जरा आप देखिए, चावल के पौधों में अगर आपको पता हो पानी भरा रहता है और छोटे छोटे पौध लगाई जाती है। अब क्या होता है, वहां तो महीने डेढ़ महीने तक पानी भरा रखते हैं। अब ऐसे में क्या, जब पौध लगाते हैं तो पत्तियां अगर पानी के अंदर डूबी रहेंगी तो वो तो खराब हो जाएंगी। तो यह क्या करता है, यह हार्मोन तने की लंबाई बढ़ाता है जिससे कि इसकी पत्तियां पानी से बाहर आ जाए। और पानी से अगर बाहर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी के अंदर रहेगी तो सड़ जाएगी। तो ये इथाइलिन उन तने की लंबाई में वृद्धि करता है जिससे कि चावल के पौधे की पत्तियां पानी में न डूबी रहे और ये बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। तो इथाइलिन द्वारा जलमग्न एवं अल्प जलमग्न दोनों प्रकार के पौधों में तने एवं पर्णवृंत की लंबाई बढ़ाई जाती है। इथाइलिन जो है इससे तने की भी और पर्णवृंत की भी लंबाई बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए इथाइलिन चावल के पौधों की पत्तियों के आधार और पर्व में तीव्र वृद्धि करता है जिससे पत्तियां पानी के बाहर ही रहती है। तो तने की लंबाई, पत्तियों के आधार की यानी कि पर्णवृंत की लंबाई बढ़ाता है जिससे कि ये सब पानी के बाहर निकल आते हैं, तो पानी के बाहर आराम से रह जाते हैं। तो ये ऐसे
चावल के अंदर भी है, और भी जो जलमग्न पौधे हैं या अर्ध जलमग्न पौधे हैं उनमें भी इस तरह से ये लंबाई बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये एक विशेष है कि पानी में डूबे हुए हिस्से जो पौधे होते हैं चावल वगैरह के, उनमें ये लंबाई बढ़ाता है ताकि ये पौधा अच्छे से बाहर निकल आए, पानी के अंदर डूबा न रहे। ठीक है, ये एक और कार्य इसका हो सकता है। और अगर छोटे छोटे कार्य देखें तो मूल और मूल रोम का भी ये जड़ों का निर्माण प्रेरित करता है। इथाइलिन विभिन्न प्रकार की कटिंग, जो कलम होती है, तने की कलम जो कई बार उगाने में काम आती है, उनमें अपस्थानिक जड़ों का विकास प्रेरित करता है। ये कार्य ऑक्सिन भी करता है। बहुत सारे कार्य हैं जो एक से ज्यादा हार्मोन करते हैं। ये भी क्या करता है, जो तने की कलम होती है उनके आधार पर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है इथाइलिन। ठीक है, पार्श्व जड़ों एवं मूल रोमों की भी वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। मूल रोम बढ़ाता है, जड़ों में शाखन बढ़ाता है, तो मतलब ये जड़ों की वृद्धि में ये काफी सहायक होता है। और मूल रोम बढ़ेंगे तो क्या होगा, अवशोषण की सतह बढ़ जाएगी, तो जल का अवशोषण भी अच्छे से हो जाए। तो जड़ और मूल रोम इनके निर्माण में इनके निर्माण को प्रेरित करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। देन पुष्पन, कुछ पौधों में पुष्पन भी प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे अनानास के अंदर पुष्पन और फलों के निर्माण को प्रेरित करता है। अब ये सब पर्टिकुलर एग्जाम्पल है तो यूं कहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अनानास के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर ये पुष्पन और फलों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, फिर से कहना है। और इसके अलावा ये आम में भी पुष्पन को प्रेरित करता है। तो कुछ पौधों में जैसे कि अनानास है, आम है, इनमें ये पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है इथाइलिन। ठीक है, लिंग अभिव्यक्ति, लिंग अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, इथाइलिन कुछ पौधों में जैसे कि कुकुम्बर, जो ककड़ी होते हैं ना, खीरा, कुकुम्बर के अंदर मादा पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है। कुकुम्बर में मादा पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मादा पुष्प होता है उसी से तो फल बनेगा। तो जब यह मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है तो इसका मतलब फलों की संख्या भी बढ़ाता है। तो ये मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको लिंग अभिव्यक्ति कह रहे हैं। और साथ साथ में मादा पुष्प बनेंगे तो फल भी अधिक बनेंगे, ये उसमें भी काम करता है। एक छोटा सा और कार्य, इपिनेस्टी। ठीक है, इपिनेस्टी का मतलब क्या होता है, इथाइलिन के संपर्क में आने से पत्तियों में और फलों में लटकन पैदा हो जाती है। इथाइलिन क्या करता है, पौधों को थोड़ा सा पत्तियों को और तने को लंबा करके, और वो लटकन, जैसे आप कई पौधों में देखेंगे धागे जैसी लटकन होती है, उस तरह की लटकन पैदा हो जाती है। और ये इधर उधर सहारे में भी मदद करती है, इपिनेस्टी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, ध्यान रख सकते हैं। अंत में भू अपरिपक्वता, मतलब जड़ों में गुरुत्वता की संवेदनशीलता को कम करता है। इथाइलिन क्या करता है कि जड़ें जो है नॉर्मली गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन ये उस चीज को कम करता है। इसका एक प्रभाव ये देखा गया नकारात्मक, कि जड़ों में गुरुत्वता के प्रति संवेदनशीलता को ये कम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये नॉन जियोट्रॉपिक होती है, जड़ें जो है बाहर की तरफ निकल आती है। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन आप 3-4 जो मुख्य कार्य है वो ध्यान रखना है। ये कार्य, इथाइलिन के बहुत सारे कार्य, इथाइलिन को कई सारे कामों में देखा गया है। आपको जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने आपको पहले बताया कि इथाइलिन के जो काम है, एक तो ये वृद्धि का पार्ट ध्यान रखना कि ये अनुप्रस्थ वृद्धि को बढ़ाता है, एपिकल हुक बनाता है। उसके अलावा ये जीर्णता और विलगन को प्रेरित करता है। फिर इसके अलावा फलों को पकने में ये मुख्य रूप से काम आता है, प्रसुप्ति को तोड़ता है, और चावल जैसे पौधों में भी तने की और पर्णवृंत की लंबाई बढ़ाकर उसको पानी से बाहर निकाल देता है। ये जो शुरू के 4-5 कार्य हैं ये बड़े उपयोगी हैं। बाकी के छोटे छोटे और भी काम है। ये पुष्पन को प्रेरित करता है, जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रकार के कुछ अतिरिक्त कार्य इसके और हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इथाइलिन के अलग अलग प्रकार के फिजियोलॉजिकल कार्य। देखिए, आपको करना क्या है, सारे हार्मोन के फिजियोलॉजिकल कार्यों की एक लिस्ट बनाकर तुलनात्मक रूप से याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, एक ही कार्य को करने में एक से ज्यादा हार्मोन भी शामिल होते हैं। हार्मोन कई बार मिलके भी काम करते हैं और कई बार एक दूसरे के विपरीत भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी काम को कोई हार्मोन कर रहा तो दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको देखिए कई कार्य जो हैं वो विभिन्न हार्मोन के अंदर कॉमन मिलेंगे, इसीलिए इनके तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे तो आप लगेगा क्या बोरिंग चीज है कि ये होता है, ये होता है, तो बिल्कुल इनके काम ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। जिस हार्मोन के जो काम हैं हमें वो ध्यान रखने पड़ेंगे। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल क्रियाविधि में नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट कौन कौन से कार्य एक हार्मोन करता है वो जरूर हमें ध्यान रखना है। अगर अब आपसे कहा जाए कि इथाइलिन का उपयोग क्या है, तो जो इसके कार्य हमने देखे, इन्हीं में से हम कई चीजों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इथाइलिन
मैंने कहा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला हार्मोन है और ये सबसे ज़्यादा फलों को पकाने में काम आता है। आमतौर पर हम देखते हैं कच्चे फल ही तोड़ लिए जाते हैं और उनको गोदामों में ला करके पकाया जाता है, उसमें इथाइलिन यूज़ होता है। इथाइलिन इथेफॉन के नाम से यूज़ होता है। तो अगर बात करें तो कृषि में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला पीजीआर इथाइलिन है। ये बहुत सारे कार्य की प्रक्रमों को नियंत्रित करता है और जो इथाइलिन का जो स्वरूप सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसको बोलते हैं इथेफॉन। इथेफॉन कहा जाता है इसको, इथेफॉन के नाम से आता है। ठीक है, इसमें उपयोग अगर देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे फलों का पकाव, कृत्रिम रूप से फलों के पकाव में ये उपयुक्त होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग में इसमें क्या करते हैं, तरल द्रव होता है और ये आसानी से अवशोषित भी हो जाता है। तरल द्रव होता है, आसानी से अवशोषित होता है और फिर धीरे धीरे इसमें से इथाइलिन के वाष्प निकलते हैं। ठीक है, तरल द्रव होता है, ये इथेफॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आसानी से अवशोषित हो जाता है और संपूर्ण पादप में अंदर धीरे धीरे ये अवशोषित होकर स्थानांतरित हो जाता है और इथाइलिन मुक्त होता रहता है। ठीक है, आराम से लिक्विड के फॉर्म में इसको दिया जाता है, पौधे में आराम से फैल जाता है और धीरे धीरे इसमें से फिर इथाइलिन वाष्प के रूप में भी निकलती रहती है। ठीक है, कई सारे फल जैसे टमाटर, सेब, केला, आम इत्यादि को पकने से पहले तोड़ लेते हैं और गोदामों में ले जाए जाते हैं जहाँ इथाइलिन की मदद से इनको पकाया जाता है। तो फल पकाने का जो कार्य है एग्रीकल्चर में, ये हम इथाइलिन का उपयोग करके करते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा उपयोग है गैसीय हार्मोन इथाइलिन का। ठीक है, और अगर छोटे छोटे उपयोग की बात करें तो विलगन और पतलापन, ये हमने देखा है कि फूलों और फलों में ये विलगन को त्वरित करता है। ठीक है, जैसे फल बन गए हैं, अब फल हम चाहते जल्दी गिर जाएं तो इथाइलिन जो है विलगन को त्वरित करता है, फलों को थोड़ा पतला भी कर देता है, ये थिनिंग भी हो जाती है। इसका जो इफेक्ट देखा गया तो ये कई बार ये भी यूज होता है कि एग्रीकल्चर में एक तो होता है कि फलों को हम तोड़े एक एक को और या फिर इथाइलिन छिड़क देते हैं तो फल जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, कच्चे भी गिर जाएंगे तो हम उनको पका लेंगे। तो ये विलगन और पतलापन को भी प्रेरित करता है। कपास, चेरी, अखरोट जैसे इन पौधों के अंदर इसका उपयोग भी किया जाता है ताकि फल जो हैं आराम से गिर जाएं। इसके अलावा फलों की संख्या में वृद्धि, मैंने आपको अभी बताया था कुकुम्बर में, खीरे में जब वो मादा पुष्प की संख्या बढ़ा रहा है तो फलों की संख्या भी बढ़ाएगा। तो इथाइलिन का प्रयोग पौधे पर फलों की संख्या में वृद्धि कर देता है। जब वो मादा पुष्प की संख्या बढ़ाता है तो फल की संख्या भी बढ़ा देगा। इसीलिए वही खीरे की बात की, देखो खीरे में इथाइलिन का उपयोग उसमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है जिससे कि फलों की उपज भी बढ़ जाएगी। साधारण वही उपयोग, जो उसका कार्य है वही उपयोग में आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं। इसके अलावा संचित अंगों का अंकुरण, हमने जैसा कहा कि ये अंकुरण में मदद करता है, ये प्रसुप्तता तोड़ देता है। अभी बताया था हमने कि ये जो है बीजों की प्रसुप्तता, कलिकाओं की प्रसुप्तता को खत्म कर देता है। आलू के कंद की कलिकाओं की प्रसुप्तता खत्म करके उसको भी अंकुरण को प्रेरित करता है। तो वही चीजें संचित अंगों का अंकुरण, जैसे कि जो कंद और प्रकंद है, वही आलू, अदरक, ये सब तने के रूपांतरण है, इनका अंकुरण उन पर इथाइलिन छिड़काव करके बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा कि ये प्रसुप्तता खत्म करता है तो अंकुरण बढ़ाता है। तो इस तरह से इसके ये कुछ अलग अलग कार्य हैं। मतलब जो इसके फिजियोलॉजिकल कार्य पौधे में प्राकृतिक हैं, इन्हीं में से कुछ को हम अपने कामों के लिए कृत्रिम रूप से यूज कर रहे हैं। कृषि में सबसे ज्यादा फलों को पकाने में यूज कर रहे हैं। उसके अलावा फलों में विलगन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या फिर फलों की संख्या बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, और या फिर जितने भी ये कंद प्रकंद है इनमें अंकुरण प्रेरित करने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जा सकता है। तो जो उसके फिजियोलॉजिकल कार्य हैं उसी आधार पर इसका उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो ये हमने इथाइलिन के बारे में आपको जनरल बातें बताई। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन बड़ा ही उपयोगी हार्मोन है और ये कुछ कार्य तो वृद्धि को बढ़ाने वाला करता है, तो कुछ कार्य ये संदमक की तरह भी करता है और इसीलिए वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों में फिट होता है। ठीक है, अब देखो कोशिका, हमने आपको बताया तने की वृद्धि करा रहा है, पत्तियों की वृद्धि कर रहा है, प्रसुप्तता को तोड़ रहा है, अंकुरण प्रेरित कर रहा है, फलों को पका रहा है, फलों की संख्या बढ़ा रहा है, ये सब अच्छे कार्य हैं। विलगन और जीर्णता को प्रेरित कर रहा है, तो ये इसका संदमक वाला कार्य हो गया। तो दोनों तरह के कार्य करता है इथाइलिन। और सारे हार्मोन में ऑक्सीजन और इथाइलिन दो ही सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दोनों के कार्य अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अंतिम हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ABA। इसको एब्सिसिक एसिड या ABA कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल आंशिक रूप से अम्लीय हार्मोन है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, अम्लीय वृद्धि हार्मोन होता है और बल्कि यह वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। सारे हार्मोन में इथाइलिन चलो दोनों तरह के कार्य करता है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धि को बढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं और एब्सिसिक एसिड संदमक का काम करता है। ये चीजों को
कम करने का प्रयास कर रहा है, वृद्धि कम कर सकता है या ऐसा ही कुछ संदमक और ये अवरोधक का काम करता है। 1960 के दशक में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पौधों में 3 ऐसे हार्मोन खोजे गए जो वृद्धि संदमक की तरह काम करते हैं। ये 3 अलग अलग खोजकर्ताओं ने 3 अलग अलग प्रकार के अवरोधकों का खोज किया, उनको अलग किया। एक था इसमें इनहिबिटर बीटा, ये इनके नाम थे, इनहिबिटर बीटा, एप्सिसिन सेकेंड और डोरमिन। तो 3 अलग अलग तरह के हार्मोन खोजे गए अलग अलग पौधों में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा जो संदमक का काम करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं। इनहिबिटर बीटा, एप्सिसिन सेकेंड और डोरमिन, ये कार्यों के हिसाब से दे दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में देखा कि ये सारे रासायनिक रूप से एक जैसे ही, वास्तव में एक ही प्रकार का हार्मोन था जिसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दे दिया। तो जब बाद में देखा गया कि तीनों हार्मोन रासायनिक रूप से समान है, तो इन सबको संदेह दूर करने के लिए कॉमन नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। तो इन तीनों हार्मोन को बाद में एक ही कर दिया गया और उनका कॉमन नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि अवरोधक, वृद्धि संदमक की तरह काम करता है। आंशिक रूप से अम्लीय प्रवृत्ति का हार्मोन है। 3 अलग अलग हार्मोन पहले खोजे गए थे, लेकिन तीनों रासायनिक रूप से सेम होने की वजह से इनका कॉमन नाम एब्सिसिक एसिड कर दिया। तो कोई अगर ये पूछे कि एब्सिसिक एसिड के पुराने नाम क्या है, इनहिबिटर बीटा, डोरमिन, एब्सिसिन सेकेंड, ये सब इसी के पुराने नाम है। अब खैर आजकल इनको अब ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। रही बात इसके पूर्व पदार्थ की, तो ये वायोला ज़ैंथीन से बनता है, बीटा कैरोटीन के ऑक्सीकरण से बनता है। एब्सिसिक एसिड का निर्माण बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से हो सकता है या वायोला ज़ैंथीन से हो सकता है, बस सीधा सीधा नाम ध्यान रखना है। रही बात इनके संश्लेषण की, तो ये पौधे के किसी भी भाग में जहाँ जरूरत होती है वहीं बनते हैं, इनका परिवहन नहीं होता। देखिए, परिवहन नहीं होता, इनको एक जगह बनाकर दूसरी जगह नहीं ले जाते, जहाँ जरूरत है वहीं बनाते हैं। तो ये पौधे के किसी भी हिस्से में बन सकता है, जहाँ जरूरत है वहीं बन जाता है, इसका परिवहन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके कार्य की प्रभाव क्या क्या है, हम उसकी बात करें तो एब्सिसिक अम्ल के कार्य क्या क्या है। आप देखिए इसके सारे कार्य अवरोधक और संदमक वाले ही होंगे ज्यादा। जैसे ये विलगन को प्रेरित करता है, इसका नाम ही एब्सिशन, विलगन क्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सिशन, पौधे के किसी भाग का टूटकर अलग होना विलगन, अंग्रेजी में एब्सिशन कहते हैं। और ये एब्सिशन को प्रेरित करता है, इसका नाम भी एब्सिसिक एसिड इसीलिए रखा हुआ है। तो ये तो इसका मुख्य कार्य है कि ये विलगन को प्रेरित करता है, ठीक है। फूलों और फलों के विलगन को प्रेरित करता है, कलिकाओं और बीजों की प्रसुप्ति। अब इस कार्य में देखा जाए तो इथाइलिन तो एक प्रकार से प्रसुप्ति तोड़ता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड प्रसुप्ति बढ़ाता है, कलिकाओं को सुप्त कर देता है, बीजों की सुप्त कर देता है। तो ये AB एक वृद्धि अवरोधक की तरह कार्य करता है और कलिकाओं और बीजों की प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है। और जब तक बीज में और कलिकाओं में एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी, वो अंकुरित ही नहीं होते। इसकी मात्रा कम होने पर अंकुरित होंगे, क्योंकि ये प्रेरित करता है प्रसुप्तता को, ठीक है। और कलिकाएं बीज केवल तभी अंकुरित होते हैं जब जिब्रेलिन द्वारा एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को हटा दिया जाता है। मैंने आपको जिब्रेलिन में बताया था कि जिब्रेलिन अंकुरण में मदद करता है। तो जिब्रेलिन जब बढ़ता है तो जिब्रेलिन ही एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को कम करता है। तो जब तक एब्सिसिक एसिड ज्यादा रहेगा, न बीज अंकुरित होंगे, न किसी कलिकाएं अंकुरित होगी, कुछ नहीं होगा, ये प्रसुप्त रहते हैं, सुप्त रहते हैं। फिर जिब्रेलिन जब बढ़ता है तो इसका प्रभाव कम होने लगता है। जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड इस मामले में विपरीत काम करते हैं। इवन इथाइलिन की भी बात करें तो इथाइलिन भी एक प्रकार से प्रसुप्तता तोड़ने का ही काम करता है जिब्रेलिन की तरह, ठीक है। तो ये एक इसका, और ये ज्यादातर इसके नेगेटिव कार्य हैं सारे। विलगन प्रेरित कर रहा है, प्रसुप्तता प्रेरित कर रहा है, उपापचय, ये उपापचय को संदमित करता है। हम देखते हैं कि जिब्रेलिन और ऑक्सिन जैसे, साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन जो है हमारे उपापचय में वृद्धि करके वृद्धि बढ़ाते हैं, पौधे की वृद्धि बढ़ाते हैं, उपापचय को भी बढ़ाते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटीन और RNA संश्लेषण को अवरुद्ध करता है, ये तो कम कर देता है, क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है ये कई बार। तो एब्सिसिक एसिड मैंने क्या कहा, संदमक की तरह काम कर रहा है, अवरोधक है। ये प्रोटीन संश्लेषण कम कर देगा, RNA निर्माण कम कर देगा, क्लोरोफिल नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों में जीर्णता प्रेरित हो जाती है। ये जीर्णता प्रेरित करता है और विलगन को बढ़ाता है। इस काम में इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड एक जैसे हैं। इथाइलिन भी जीर्णता प्रेरित करता है, विलगन प्रेरित करता है, ये भी जीर्णता प्रेरित कर रहा है, विलगन कर रहा है, ये काम कॉमन है इनका, ठीक है। बीज अंकुरण का अवरोधन, वैसे तो सीधे सीधी कलिकाओं की और प्रसुप्त की बात की वही चीज है कि ये बीजों को अंकुरित नहीं होने देता, उनकी प्रसुप्तता बढ़ा देता है, मतलब अंकुरण नहीं होने देगा, ठीक है।
अंकुरण नहीं होने देता। एब्सिसिक अम्ल अनाज के बीजों के अंकुरण के समय जिब्रेलिन के द्वारा बनने वाले अमाइलेज निर्माण को रोक देता है। अब आपको वापस जिब्रेलिन में जाना पड़ेगा। जिब्रेलिन बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है। कैसे करता है? मैंने बताया था कि जिब्रेलिन वहां पर जो संचित खाद्य होता है उसको उपयोग करना शुरू करवाता है। अमाइलेज, प्रोटीएज जैसे एंजाइम बढ़ाता है जिससे बीज का संचित खाद्य उपयोग हो और बीज का अंकुरण हो। अब ये एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन के बिल्कुल विपरीत काम करता है और ये जिब्रेलिन जिन एंजाइम को बढ़ा रहा है ये उसको वापस कम कर देता है। तो जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड इस बीज के अंकुरण के मामले में एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अपने को ऐसे तुलनात्मक रूप से याद रखना पड़ेगा। तो इसके जो भी है सारे कार्य आप देखते जाइए, ये सारे अवरोधक की तरह कार्य हैं। एक और चीज है, हालांकि ये बड़ा उपयोगी भी है लेकिन है ये भी नेगेटिव, रंध्रों का बंद होना। एब्सिसिक अम्ल अगर सीधे तौर पर एक लाइन में ध्यान रखना है तो ये रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है। एक्चुअली क्या है, देखो, एब्सिसिक एसिड तनावपूर्ण परिस्थितियों में, स्ट्रेस वाली कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे में ज्यादा बनता है। स्ट्रेस कंडीशन, अब जैसे पानी की कमी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में एब्सिसिक एसिड बनता है और एब्सिसिक एसिड फिर रंध्र बंद करवा देता है ताकि पानी के लॉस को रोका जा सके। तो इनका रंध्र को बंद करना ऐसा कोई हानिकारक नहीं बल्कि पौधे के लिए तो फायदेमंद हो गया। ठीक है, तो कई बार इसीलिए अवरोधक भी जरूरी होते हैं, काम को रोकने वाले भी तो चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए एब्सिसिक एसिड की सांद्रता शुष्कन एवं अन्य तनावपूर्ण स्थितियों में पौधे की पत्तियों में बढ़ जाती है। शुष्की मतलब तापमान बढ़ जाए, शुष्क अवस्था आ जाए, तनावपूर्ण परिस्थिति आ जाए तो पत्तियों में एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके परिणाम से पत्तियों की एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्र पानी की क्षति को, वाष्पोत्सर्जन को रोकने हेतु बंद हो जाते हैं। इसलिए एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि प्रति वाष्पोत्सर्जक भी बोला जाता है। ठीक है, अगर वाष्पोत्सर्जन कम करना है तो आप एब्सिसिक एसिड बढ़ा दो, वो रंध्र बंद करवा देगा और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। पौधे से पानी की क्षति को रोकने में ये मदद करता है रंध्र बंद करवाकर, और इसीलिए एब्सिसिक एसिड को हम एंटी ट्रांसपेरेंट यानी प्रति वाष्पोत्सर्जक भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस प्रकार एब्सिसिक एसिड, अब एक और चीज देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, एब्सिसिक एसिड पौधे में नॉर्मली हानिकारक या तनावपूर्ण परिस्थितियों में बनता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब पौधे में तनाव होता है, परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, उस समय यह हार्मोन बनता है और पौधे में कई ऐसे कार्य करवाता है जिससे कि पौधे को फायदा रहे। तो यहाँ पर देखिए, ये सूखे, जल भराव या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इसका निर्माण प्रेरित होता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। तनावपूर्ण स्थितियों में एब्सिसिक एसिड बढ़ता है और उस समय जो जरूरी होता है उस प्रकार के कार्य ये करेगा। ओके, अधिकांश परिस्थितियों में एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन के विरुद्ध कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन हमने अक्सर देखा एक दूसरे का विपरीत काम करते हैं, इसलिए एब्सिसिक एसिड को हम और क्या कह सकते हैं? एंटी जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन के एंटी काम करता है तो एंटी जिब्रेलिक एसिड भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये एब्सिसिक एसिड के कार्य हैं। तो एब्सिसिक एसिड हम देखें ज्यादातर केस में सारे अवरोधक के संदमक के काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा हम इसको निष्कर्ष में लें तो सीधी सी बात है, ये विलगन को प्रेरित करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है। एक तो ये ध्यान रखना, नाम इसी से ही इसका एब्सिशन। तो जीर्णता प्रेरित करेगा, विलगन प्रेरित करेगा, बीजों में प्रसुप्तता, डोरमेंसी बढ़ाएगा और इसलिए बीज अंकुरण का अवरोधक होगा। अंकुरण प्रेरित नहीं करता बल्कि रोकता है ये, और प्रसुप्तता बढ़ाता है, उपापचय को धीमा कर देता है। ठीक है, उसके साथ साथ में तनावपूर्ण परिस्थितियों और शुष्क अवस्थाओं में ये बढ़कर के रंध्रों को बंद कर देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन रोका जा सके। ज्यादातर केस में तनावपूर्ण परिस्थितियों में बनने की वजह से इसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसे एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे कार्य जिब्रेलिन के विपरीत करता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड के बारे में ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। ओके, तो अब हम बात करें तो अभी हमने इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड की बात करी। कुल मिलाकर के ऑक्सीन से अगर मैं देखूं तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड 5 हार्मोन बताए। ठीक है, 5 हार्मोन हैं, इनमें से 3 हार्मोन ज्यादातर वृद्धि प्रेरक की तरह हैं, एब्सिसिक एसिड संदमक की तरह है और इथाइलिन दोनों प्रकार के कार्य करता है। साथ साथ में एक और चीज ध्यान रखना, इन 5 हार्मोन के जो भी कार्य हैं, कार्य पर ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, खोज वोज किसने करी है, ठीक है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इनके कार्य, तो आप क्या करेंगे, एक पेज पर कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, ऑक्सीन के काम, जिब्रेलिन के काम,
इस तरह से पांचों हार्मोन के तुलनात्मक कार्य एक एक पॉइंट में लिखे। हो सकता है मैंने आपको थोड़ा डिटेल से भी समझाया, लेकिन अपने को मेन चीजें लिखनी। इससे आपको तुलना रहेगी कि कौन से काम दो हार्मोन, आप देखिएगा कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने में दो दो हार्मोन मिलके काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे काम भी होंगे जिनमें हार्मोन एक दूसरे के विपरीत भी हैं। और ये अपने को इसी से याद भी रहेंगे कि अच्छा जिब्रेलिन बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है, एब्सिसिक एसिड उसको संदमित करता है। ठीक है, ऑक्सीन वगैरह ये क्या करते हैं, जीर्णता और विलगन को घटाते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड बढ़ाते हैं। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को कौन, ऑक्सीन प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन कम करता है। इस तरह से कई कार्य इनके विपरीत हैं। कुछ पर्टिकुलर पौधों के उदाहरण भी बीच बीच में आए हैं, कहीं मूंगफली का आ रहा है, कहीं खीरे का आ रहा है, चावल का आ रहा है। ये मैंने वही लिए हैं जो एनसीईआरटी में लिखे। तो आप पहले कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी से देखते जाओ, जो एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा वो सब आ जाना चाहिए अपने, बस वही याद रखना कंपैरेटिव। ठीक है, अगर मैं पांचों हार्मोन की बात, अगर निष्कर्ष की बात करूं तो मैं निष्कर्ष ही बता रहा हूं कि पौधों में वृद्धि, विभाजन, विकास की प्रक्रियाएं एक या अधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। एक से ज्यादा हार्मोन मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, पादप हार्मोन अकेले भी कार्य कर सकते हैं, सामंजस्य से भी काम कर सकते हैं और विरोधी रूपों में भी कार्य कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पौधों का हार्मोन अकेले ही करता है, जैसे फलों के पकने का काम खाली इथाइलिन ही करता है। इस तरह के काम अकेले भी करते हैं। कई बार दो हार्मोन मिलके काम करते हैं सामंजस्य से, कई बार एक दूसरे के विपरीत भी काम करते हैं। जब ये मिलके काम करते हैं तो इसको कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। दो जने मिलके पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, सिनर्जेटिक। और विरोधी है तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटागोनिस्ट, परस्पर विरोधी। तो दोनों तीनों तरह के कार्य हैं। सामंजस्य से कार्य करने का अर्थ है कि दो या अधिक हार्मोन इकट्ठा प्रभाव रखते हैं, वही मैंने बताया मिलके काम करते हैं। जबकि विरोधी का अर्थ है कि दोनों हार्मोन विपरीत दिशा में काम करते हैं, एक बढ़ा रहा है तो दूसरा घटा रहा है। तो सामंजस्य काम करने में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, विपरीत में एक दूसरे के विपरीत है। कुछ उदाहरण देखिए, ऐसे अगर मैं कुछ उदाहरण देखूं तो सहकारी या सामंजस्य से काम करने वालों में एक आता कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन को कौन कौन से हार्मोन मिलकर करा रहे, तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन इस काम में तो मिलके कर रहे हैं, कोशिका विभाजन प्रेरित कर रहे हैं, जो कि कोशिका विभाजन पर अपना कॉमन इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक इसी तरह से सहकारी कार्य में और देखें तो विलगन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड बताया था अभी मैंने, पत्तियों, फलों, पुष्पों, इनके विलगन को प्रेरित करते हैं, विलगन और जीर्णता को प्रेरित करते हैं। तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड विलगन और जीर्णता को बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ये दो हार्मोन मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं। तो ये तो मिलके काम करने के दो उदाहरण बताए आपको। ऐसे विपरीत का भी एक आध उदाहरण देखें तो विपरीत के भी हैं। जैसे प्रसुप्तता की बात करें, डोरमेंसी, तो एब्सिसिक एसिड कलिकाओं, बीजों और संचित अंगों की प्रसुप्तता को प्रेरित करता है, जिब्रेलिन इसे कम करता है। जिब्रेलिन भी कम करता है, और क्या लिख सकते हो, इथाइलिन, अभी हमने पढ़ा। तो अब देखिए एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन इस मामले में विपरीत है, इवन इथाइलिन भी विपरीत है कि ये प्रसुप्तता को बढ़ाता है तो ये कम करता है डोरमेंसी को। ऐसे शिखाग्र प्राधान्यता, एपिकल डोमिनेंस, क्या बताया था, ऑक्सीन शिखाग्र प्राधान्य को प्रेरित करता है, जबकि साइटोकाइनिन इसे रोकता है, और इस प्रकार से ये दोनों भी विपरीत काम करते हैं। अब आप देखो, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के काम में तो मिलके काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, और शिखाग्र प्राधान्यता के में अपोजिट वे में काम कर रहे हैं। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड विलगन और जीर्णता का काम तो मिलके कर रहे हैं, लेकिन प्रसुप्तता के मामले में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, और देखिए जीर्णता ऑक्सीन द्वारा रोकी जाती है, ऑक्सीन जीर्णता को कम करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड इसे प्रेरित करता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जीर्णता प्रेरित कर रहा है, ऑक्सीन रोक रहा है, ये विपरीत काम हो गया। अंकुरण को बढ़ाने वाला जिब्रेलिन, इथाइलिन है, जबकि डोरमेंसी बढ़ाने वाला कौन हो गया, एब्सिसिक एसिड। तो हम ये देख रहे हैं कि कई कामों में हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, तो कईयों में मिलके भी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई हार्मोन किसी का पक्का दुश्मन नहीं है या पक्का दोस्त नहीं है। कुछ कामों में ये मिलके काम कर लेते हैं, तो कभी कभी ये विपरीत भी प्रभाव दर्शाते हैं। तो अलग अलग हार्मोन के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। तो ये जो हमने पूरा भाग पढ़ा, ये था पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पौधों में हार्मोन। हम एक्चुअल में चैप्टर का हमारा है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले हमने ग्रोथ पढ़ा, विभेदन पढ़ा, विकास समझा, और उसके बाद मैंने कहा कि वृद्धि और विकास को कई कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। वे आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के कारक हैं।
आंतरिक कारक में मैंने आपको दो कारक बताए थे, एक तो आनुवंशिक कारक है और एक है हार्मोन। आनुवंशिक कारक हमारे कोर्स में नहीं है, और हार्मोन जरूर। ये आंतरिक कारक थे जो हमने 5 तरह के हार्मोन पढ़े कि किस तरह से पौधों के अंदर बनने वाले हार्मोन पौधे के विभिन्न वृद्धि और विकास को प्रेरित भी करते हैं, संदमित भी करते हैं। तो ये तो आंतरिक कारक हो गए। इसी तरह से कई सारे बाहरी कारक भी हैं, तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के कई सारे बाहरी कारक भी पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बल्कि कई बार देखा गया है कि जो बाहरी कारक होते हैं ये वृद्धि हार्मोन के द्वारा ही प्रभाव दर्शाते। तापमान, प्रकाश, ये जो भी हैं ये बाहरी कारक पीजीआर यानी वृद्धि हार्मोन के माध्यम से पौधे को प्रभावित करते हैं और पौधे की कई क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है कि पीजीआर की जो भूमिका है एक प्रकार के आंतरिक नियंत्रक के रूप में होती है। आंतरिक कारक है हमारा। ठीक है, जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारकों के साथ साथ पादप वृद्धि एवं विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाह्य कारक और जीन वाले कारक के साथ साथ पीजीआर भी जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बल्कि कई सारे बाह्य कारक जैसे कि तापमान और प्रकाश पीजीआर के माध्यम से पादप की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बाह्य कारक, तापमान, प्रकाश जैसे जो बाहरी कारक हैं ये पीजीआर के निर्माण को प्रेरित कर रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और पीजीआर के माध्यम से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो बाहरी कारक के कामों में भी पीजीआर का रोल आ जाता है। तो पादप के वृद्धि हार्मोन इसलिए बड़े उपयोगी हैं, आंतरिक कारक हैं और बाहरी कारक भी इन्हीं के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, और कई सारे पौधों के जो कार्य हैं जैसे प्रसुप्तता जिसको कहते हैं डोरमेंसी, बीज अंकुरण, बीज सीड जर्मिनेशन, पुष्पन की क्रिया, फ्लावरिंग, पादप गतियां, इस प्रकार के कई कार्य हैं। पौधे में और भी कई तरह के कार्य होते हैं जो इन्हीं कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। ये सब पौधे के वृद्धि और विकास से संबंधित कार्य हैं। अब हमें ये सारे कार्य तो नहीं पढ़ने हैं, हमारे कोर्स में केवल पुष्पन के कार्य को समझाया गया है। मैंने ये पहले भी बताया था कि पुष्पन पर तापमान और प्रकाश का कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके लेकर के दो मेथड हमें यहाँ पर दे रखे हैं। पुष्पन पर प्रकाश का प्रभाव, लाइट का अगर प्रभाव देखें, पुष्पन पर प्रकाश का प्रभाव, इसे क्या कहेंगे? फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, दीप्तकालिता कहेंगे। और पुष्पन पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, तापमान के प्रभाव को वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन कहेंगे। तो इस चैप्टर में अंत में अब दो छोटे छोटे प्रोसेस और हैं, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस जो हैं देखा जाए तो पुष्पन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। बाहरी कारकों द्वारा पौधे में पुष्पन किस तरह से प्रभावित होता है इसका कार्य समझाने के लिए हमें एनसीईआरटी में दो टॉपिक आगे दिए हैं। पुष्पन पर प्रकाश का प्रभाव, फोटोपीरियोडिज्म, और पुष्पन पर तापमान का प्रभाव, वर्नलाइजेशन, दीप्तकालिता और वसंतीकरण। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिससे हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे बाहरी कारक पौधे के विभिन्न कार्यों में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, किस प्रकार प्रकाश पुष्पन को प्रभावित करता है, तापमान किस तरह से पुष्पन को प्रभावित करता है। इसके लिए ये दो प्रोसेस हमें आगे दे रखें। तो हमारा चैप्टर का अंतिम भाग है जिसमें हम फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन दो चीजें और पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो भाग था ये हार्मोन वाला दूसरा भाग हुआ, विभिन्न प्रकार के हार्मोन और उनके कार्य, और वो भी तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखने, चार्ट खुद बनाना है आपको, और बिल्कुल जो एनसीईआरटी में लिखे हैं बस उतने ही कार्य आप ध्यान रख लें, पर्याप्त होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।